जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम वाक्य अशुद्धियाँ करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, वहाँ पे भी हमें इस विराम चिन्ह के आधार पर ही वाक्य की अशुद्धि भी पहचाननी होती है। इसमें दो शब्द हैं, एक इसमें विराम है और दूसरा शब्द है इसमें चिन्ह। विराम का जो अर्थ होता है वो आराम होता है, विश्राम होता है। विराम, आराम, विश्राम और ठहराव होता है। चिन्ह का अर्थ होता है निशान, प्रतीक, संकेत। निशान, प्रतीक, संकेत। तो परिभाषा जहाँ भाव की अभिव्यक्ति, जहाँ भाव की अभिव्यक्ति लिखित रूप में हो तो लिखते समय लिखते समय लिखते समय लिखते समय ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए, लिखते समय ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह, निशान, संकेत लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो और प्यारे दोस्तों बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज़ें आपके मोबाइल पर, आपके स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रही है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उसी आधार पे हम इस टॉपिक को लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहली बात यह है कि विराम का मतलब आराम होता है और विश्राम अर्थात ठहरा होता है। जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? आराम, विश्राम और ठहराव। और चिन्ह का अर्थ क्या होता है? निशान, प्रतीक और संकेत। तो इसका मतलब जहाँ हम आराम के लिए कोई निशान लगाते हैं वो हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। जहाँ विश्राम के लिए किसी प्रतीक के माध्यम से हम चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। जहाँ ठहराव के लिए कोई संकेत दिखाया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं तो बोलते समय हम कुछ ठहराव लेते हैं, कहीं पर ठहराव कम होता है, कहीं पर ठहराव ज़्यादा होता है। तो उस ठहराव को प्रदर्शित करते समय, लिखते समय, लिखने के दौरान हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जहाँ भाव की अभिव्यक्ति लिखित रूप में हो तो लिखते समय ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह, निशान, संकेत लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। आगे की कंडीशन ध्यान रखो, जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे? रोको, मत जाने दो। दूसरा
रोको मत, रोको मत, जाने दो। ये दो सेंटेंस हैं और इन दोनों सेंटेंस में समान शब्दों का प्रयोग किया गया, अर्थात एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, लेकिन चिन्ह अलग अलग जगह दिया गया। तो जब चिन्ह हमने अलग अलग जगह दिया तो ये अर्थ भी चेंज हो गया, अर्थ भी बदल गया। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि विराम चिन्हों के प्रयोग से ना केवल हम ठहराव को ही प्रदर्शित करते, बल्कि विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्द के अर्थ पे भी असर पड़ता है, सेंटेंस का भाव भी बदल जाता है। तो रोको मत जाने दो, तो इसका रोको का मतलब यहाँ ये हुआ कि इसे जाने नहीं देना है, पकड़ के रखो। इसका रोको मत जाने दो अर्थात छोड़ दो, इसको रोकना नहीं है, इसको जाने देना है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग केवल ठहराव को प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि ठहराव के साथ साथ सेंटेंस के अर्थ, सेंटेंस के भाव को बदलने की भी प्यारे दोस्तों इनके अंदर पावर होती है विराम चिन्हों के अंदर। तो इसीलिए उचित स्थान पर विराम चिन्ह हम लगा के ही सही तरीके से शब्दों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं। इसके अलावा हम कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वो किस तरीके से करेंगे। एक विराम चिन्ह होता है हमारा अल्प विराम। कौन सा चिन्ह होता है? अल्प विराम होता है। और इस अल्प विराम का जो चिन्ह होता है हमारा वो होता है ये वाला। और दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम ठहराव। यानी कि ठहराव दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इसी को कहते हैं हम अल्प विराम। इसी को क्या कहते हैं? हम अल्प विराम कहते हैं इसी ठहराव को। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो जहाँ थोड़ा ठहराव हम ले उसको क्या कहेंगे हम? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है। कहाँ पे होगा अल्प विराम का प्रयोग? शब्दों के साथ। दूसरा, अल्प विराम समान आधार वाले अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह समान आधार वाले अल्प विराम चिन्ह समान आधार वाले शब्दों, समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त, शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन, सोहन, मोहन तथा सोहन परस्पर खेलते हैं। दूसरा, मैं बाजार गया, वहां से आलू, गोभी, मटर, टमाटर, आलू, गोभी, मटर, टमाटर व गाजर लेकर आया। ये हम जो प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, इन समान आधार वाले शब्दों में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं।
जी। अब आगे के जो टॉपिक होंगे हमारे, एक तो ये आज विराम चिन्ह कंप्लीट कर लेंगे, इसके साथ फिर कल रस होगा, उसके बाद में फिर छंद है। कल सैटरडे है, सैटरडे शायद आपकी छुट्टी रहेगी इस बार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो चिन्ह दे के पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, कौन सा चिन्ह है, या फिर चिन्हों के नाम देगा, उसके सामने वो 4 ऑप्शन में चिन्ह दे देगा, या फिर वो स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट दे के चीज़ों को आपसे पूछेगा। तो अल्प विराम का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है, एक पॉइंट हुई। शब्दों के साथ मतलब ये वाक्य के साथ हम जो प्रयोग करते हैं वो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, वाक्यांश के साथ हम जो प्रयोग करते हैं वो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। तो हर चिन्ह का कुछ न कुछ प्यारे दोस्तों जो प्रयोग होता है वो निश्चिंत होता है। तो हमेशा शब्दों को आपस में अलग दिखाने के लिए, शब्दों को आपस में अलग करने के लिए हमेशा अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और विराम का मतलब होता है ठहराव, अर्थात जहाँ हम थोड़ा ठहराव प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह लगाते हैं वो अल्प विराम कहलाता है। अल्प विराम चिन्ह समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ राम, श्याम, मोहन तथा सोहन परस्पर खेलते हैं। तो यहाँ ये राम और श्याम, मोहन ये शब्द है और इन शब्दों को ही ये क्या कर रहा है, यहाँ अलग कर रहा है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम मैक्सिमम 3 बार ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ राम के बाद इसका प्रयोग किया, फिर शाम के बाद किया, फिर मैंने तथा का प्रयोग कर लिया। अगर हम तथा भी नहीं करते तो एक बार और इसका प्रयोग हम कर सकते थे, लेकिन अगर हमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, संगीता का प्रयोग करना होता तो हम 3 बार ही इसका प्रयोग कर सकते थे। उसके बाद हमें अव्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी निपात का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम दोबारा से अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तथा का प्रयोग कर लिया। अब सोहन के बाद अगर गीता बबीता आती है तो फिर लगातार 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। मैं बाजार गया, वहां से आलू, गोभी, मटर, टमाटर व गाजर लेके आया। यानी कि समान आधार वाले शब्दों में, ये समान आधार क्या, आलू है, ये तो वैसे पुल्लिंग था, ये गोभी है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये सारी सब्जियां हैं, इसलिए किसी भी तरीके से समान आधार होना चाहिए। अब ये सारी सब्जियां हैं तो यही इनका समान आधार है। तो यानी कि यहाँ आलू के बाद हमने प्रयोग किया, गोभी के बाद किया, मटर के बाद किया, लेकिन टमाटर के बाद फिर हमने क्या किया, वह। आप यहाँ अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार, 1, 2, 3, इसके बाद आपको किसी न किसी अव्यय और निपात का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको तथा का, वह का, अथवा का, और का, इनमें से किसी का, एक का, या का प्रयोग करके तब आप लगातार 3 बार फिर इसका प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ आप टमाटर के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उसका रीजन ये था कि हम मैक्सिमम 3 बार ही इसका प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, फिर कोई एक निपात अव्यय लेंगे, फिर लगातार 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा अल्प विराम, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा है हमारा अर्ध विराम। दूसरा क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम में आपको ये ध्यान रखना है, इस अर्ध का अर्थ क्या होता है, इस अर्ध का अर्थ होता है आधा। इस अर्ध का अर्थ क्या होता है, आधा। और विराम का अर्थ होता है ठहराव। यानी कि हम जहाँ आधा ठहराव ले तो वो क्या कहलाता है। जैसे इस अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, और इसका अर्थ क्या होता है, विश्राम या ठहराव। तो जहाँ हम थोड़ा विश्राम ले तो वो क्या कहलाता है, हमारा अल्प विराम। और जहाँ हम थोड़ा ठहराव लें तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्यारे दोस्तों अर्ध विराम। इसके लिए हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 50% एयर फेफड़ों में रखते हैं, 50% छोड़ देते हैं। जितना समय अल्प विराम में लगता है उसका दोगुना समय इसमें लगाते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के साथ किया जाता है। वाक्यांश के साथ किया जाता है। किसके साथ करेंगे, वाक्यांश के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम
चिन्ह में, अर्ध विराम चिन्ह में अल्प विराम से, अर्ध विराम से 2 गुना ठहराव लिया जाता है, 2 गुना ठहराव लिया जाता है। जैसे मैंने कहा था वह कल नहीं आएगा। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये उपविराम है, इसी को हम वाक्यांश भी कहते हैं। ये क्या है हमारा उपवाक्य, सब सेंटेंस, इसी को हम वाक्यांश भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है यहाँ पे हमारा, ये है अर्ध विराम। तो अल्प विराम के नीचे जो हम ऊपर ये बिंदी देते हैं, इसी से ये क्या बन जाता है, अर्ध विराम बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्ध विराम। अगर अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों में अंतर समझ में आ गया है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। तीसरा होता है उपविराम। तीसरा क्या होता है हमारा, उपविराम। इसी का ही एक और नाम होता है दोस्तों, वो कहलाता है अपूर्ण विराम। ये क्या है, अपूर्ण विराम। और विसर्ग चिन्ह की तरह के 2 चिन्ह इसमें हम लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये विसर्ग चिन्ह की तरह के 2 चिन्ह हम इसमें प्रयोग करते हैं। उपविराम, उपविराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। शीर्षक अर्थात टाइटल के साथ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उपविराम का प्रयोग, या अपूर्ण भी कहेंगे हम इसे, अपूर्ण विराम का प्रयोग अल्प विराम से 3 गुना ठहराव लेने के लिए किया जाता है। जैसे गदर एक प्रेम कथा, कबीर दास एक दार्शनिक या समाज सुधारक, आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या, दहेज एक सामाजिक बुराई, कोरोना एक महामारी, कालिदास एक अध्ययन। तो ये जो विसर्ग की तरह के हम 2 बिंदी का प्रयोग करते हैं,
जो बीच में से खाली होते हैं, बीच में से क्या होते हैं दोस्तों, ये खाली रहते हैं। विसर्ग बीच में से कभी खाली नहीं होता। विसर्ग का प्रयोग तो हम इस रूप में करेंगे, विसर्ग बीच में से कभी खाली नहीं होता है, और ये हमेशा बीच में से खाली रहते हैं, गैप होता है। तो जी ये गदर जो है, कबीरदास है, का आतंकवाद है, दहेज है, कोरोना है, कालिदास है, ये टाइटल है, ये शीर्षक है। तो जब भी हम किसी टाइटल या शीर्षक को कम से कम शब्दों में उसकी व्याख्या करनी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम उपविराम अर्थात अपूर्ण विराम, इसके दो नाम है, उपविराम का ही दूसरा नाम अपूर्ण विराम होता है, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग अल्प विराम से 3 गुना ठहराव लेने के लिए किया जाता है। अब जैसे हम वहां पे प्रयोग कर रहे थे राम श्याम मोहन सोहन, तो वहां राम और श्याम के बीच में जो हमने ठहराव लिया उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे ले रहे हैं। पहले बोलेंगे गदर, रुकेंगे, फिर एक प्रेम कथा, ऐसे नहीं बोलेंगे गदर एक प्रेम कथा। तो गदर रुके, फिर एक प्रेम कथा, कबीरदास एक दार्शनिक, आतंकवाद एक समस्या, दहेज एक सामाजिक बुराई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन यहाँ बनी है प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी हमने अपूर्ण विराम यथार्थ उपविराम का चिन्ह लगा के ही बनाई है। तो ये था हमारा तीसरा अपूर्ण विराम। चौथा क्या है हमारा? पूर्ण विराम। चौथा क्या है हमारा? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम में एक खड़ी पाई या 2 खड़ी पाई चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति, वाक्य की समाप्ति, वाक्य की पूर्णता, कथन बात के पूरा होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम में अर्ध विराम से 4 गुना समय 4 गुना समय ठहराव के लिए लिया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा पूर्ण विराम। बात कंप्लीट हो गई, कथन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में हम श्वास को पूरा छोड़ देते हैं। अर्थात अल्प विराम में अगर 25% से हम ठहराव लेते हैं, समय लगाते हैं, तो इसमें जो समय लगता है वो लगता है इसमें प्यारे दोस्तों 100%। क्लियर? ये था हमारा पूर्ण विराम। इसके बाद 5वां है हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्लियर? अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इनमें एक प्रकार होता है हमारा इकरा चिन्ह। क्या होता है? इकरा। और दूसरा होता है हमारा दुकरा चिन्ह।
तो इकरा चिन्ह और दुकरा चिन्ह, इनमें से जो इकरा चिन्ह है, इकरा चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग उपाधि, उपनाम, पुस्तक, कवि की कविता, कवि की कविता तथा अपने कथन व अज्ञात कथन के साथ किया जाता है। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे जो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो इस रूप में करेंगे। ये है हमारा इकरा चिन्ह। दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी। यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे निराला के साथ, क्योंकि ये उनका उपनाम है, और नए पत्ते के साथ, क्योंकि ये कविता का टाइटल है। ठीक है। तीसरा, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे नेपोलियन के साथ, वो इकरा चिन्ह करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अवतरण का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को उतारते हैं, और उद्धरण का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये चिन्ह है हमारे दो, एक इकरा चिन्ह है और एक दुकरा। दुकरा में ये दो आते हैं, और इकरा में प्यारे दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? एक का प्रयोग करते हैं, तो वो इकरा कहलाता है। इकरे का प्रयोग कहाँ होगा? इस चिन्ह का प्रयोग उपाधि के लिए, जो उपाधि हम देते हैं किसी को, जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी, तो ये नेपोलियन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह। उपनाम के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका क्या है? उपनाम। क्लियर? जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर उनका उपनाम है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद उनका उपनाम है। उपनाम के लिए भी हम जो प्रयोग करते हैं इकरा चिन्ह का। अगर कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, जैसे प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा, तो गोदान शब्द के साथ सेंटेंस में जब हम गोदान का प्रयोग करेंगे तो इकरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक है, ग्रंथ है, काव्य है। कवि की कविता का जो टाइटल होता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी, और ये कविता क्या है? नए पत्ते। तो नए पत्ते के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अपने कथन, जब भी हमें कोई अपनी बात कहनी हो, हाईलाइट करनी हो, या फिर कोई अज्ञात कथन है, जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये अज्ञात है, ये आज तक किस पुस्तक से लिया गया और किस व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई, इसका कोई सोर्स नहीं है, इसका कोई स्रोत नहीं है, आज तक नहीं बता पाए हम। ये क्या है हमारा? ये अज्ञात अज्ञात कथन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। लेकिन इसी का दूसरा भाग पढ़ो, दुकरा चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करोगे? क्या है दुकरा? दुकरा चिन्ह, दुकरा चिन्ह क्या होता है हमारा? ये वाला होता है। कहाँ प्रयोग करेंगे? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, नेता के कथन के साथ दुखरा चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी प्रसिद्ध पुस्तक, काव्य की पंक्ति के साथ किसका प्रयोग होगा? दुकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। किसी प्रसिद्ध पुस्तक, सभी नारे लोको, सभी नारे, ध्येय वाक्य, अधिकांश लोकोक्ति के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहां अगर हम प्रयोग करें, जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये प्रसिद्ध पंक्ति है और मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कही गई, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे दुकरा चिन्ह का प्रयोग। क्योंकि जब भी आपको ये पता हो कि ये पंक्ति इस कवि की है या इस लेखक की है और इस पुस्तक से ली गई, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? दुकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सत्यमेव जयते, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो,
दिल्ली चलो, निष्ठा धरती सत्यम। तो ये सब जितने भी हमारे नारे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो, ये स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, जितने भी ध्येय वाक्य हैं, जैसे सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, इसलिए क्या लगेगा, सब में दुकरा चिन्ह। दिल्ली चलो, सब में क्या लगेगा, दुकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी नारे हैं, ध्येय वाक्य है, अधिकांश लोकोक्तियां भी जो हमारी हैं, उनमें भी हम दुकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी प्रसिद्ध पुस्तक या काव्य की पंक्ति के साथ कोई भी पंक्ति ली जाए, उसमें अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी दुकरा चिन्ह का, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, नेता का कोई कथन है, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दुकरा चिन्ह। और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो कितने चिन्ह हो गए हमारे, ये 5 चिन्ह हो गए। अब यहाँ आइए, 7वां चिन्ह क्या है हमारा, योजक चिन्ह। 7वां चिन्ह क्या है हमारा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, योजक चिन्ह होता है हाइफन। योजक चिन्ह क्या होता है, हाइफन होता है। इसका प्रयोग शब्दों की आवर्ती, अर्ध आवर्ती, आवर्ती, अर्धावर्ती, सामासिक पदों, सामासिक पदों, संयुक्त क्रिया, सामासिक पदों, संयुक्त क्रिया, युग्म शब्द, युग्म शब्द, युग्म के साथ योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जब हम आवर्ती की बात कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किया, और यहीं पे मैं एक और लिख लेता हूं, विलोम शब्द। क्या है, विलोम शब्द में, तो ये आवर्ती हो गई। इसके बाद हमने यहाँ प्रयोग किया चाय वाय, ये अर्धावर्ती हो गई। सामासिक पदों में कर लिया हमने, सामासिक पदों में माता पिता। इसके बाद विलोम शब्द कर लिया हमने, लाभ हानि, लाभ हानि, जय पराजय, सभ्य असभ्य। संयुक्त क्रिया, दे देना, ले लेना, या देना लेना। इनमें भी हम क्या है, शब्द युग में है, कोई भी शब्द युग में आ जाए या तो उसमें भी हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दिन रात कर लिया हमने, या दिन दिन कर लिया, ठीक है। और कोई जोड़ा है, पति पत्नी हो गया, पति पत्नी में भी हमने, ठीक है। इन सब में क्या कर रहे हैं, हम योजक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा हाइफन अर्थात योजक चिन्ह। कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। क्लियर। ये क्या था, अच्छा ये तो 5 था। इसके बाद ये क्या है हमारा 6, ये नंबर है हमारा 6। तो ये 6 हमने क्या कर लिए प्यारे दोस्तों, विराम चिन्ह पढ़े। इसके बाद में यहाँ पे देखो 7वां जो विराम चिन्ह है हमारा, वो क्या है, योजक चिन्ह। इसके बाद निर्देश या निर्देशन चिन्ह, निर्देश या निर्देशन चिन्ह। इसके बाद 8वां है विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है,
विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह। इसके बाद लोप चिन्ह, कौन सा चिन्ह? लोप चिन्ह। इसके बाद लांघव चिन्ह, कौन सा चिन्ह है हमारा? लांघव चिन्ह। इसके बाद आवर्ती चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? आवर्ती चिन्ह। इसके बाद 12वां तुल्यता चिन्ह, कौन सा चिन्ह? तुल्यता चिन्ह। 13वां तुल्यता चिन्ह कोष्टक चिन्ह, क्या है? कोष्टक चिन्ह। 14 कोष्टक चिन्ह त्रुटि पद, काग पद, हंस पद, विस्मरण, विस्मरण चिन्ह अर्थात भूलना। इसके बाद 15 इति श्री चिन्ह, इति श्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह, कौन सा चिन्ह? समाप्ति चिन्ह। 16 विसर्ग चिन्ह, कौन सा चिन्ह? विसर्ग चिन्ह। 17 अनुस्वार चिन्ह, कौन सा चिन्ह? अनुस्वार चिन्ह। 18 हलंत चिन्ह, कौन सा चिन्ह? हलंत। 19 नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह, नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह। अर्धचंद बिंदु चिन्ह, अर्धचंद बिंदु चिन्ह। 20 21 अर्धचंद चिन्ह, अर्धचंद चिन्ह। 22 रेखांकित चिन्ह, रेखांकित चिन्ह या रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। 23 पर्सनवाचक चिन्ह, पर्सनवाचक चिन्ह। 24 विषम्य बोधक चिन्ह, विषम्य बोधक चिन्ह। रेखांकित चिन्ह। 25 रिक्त स्थान चिन्ह, रिक्त स्थान चिन्ह, कौन सा चिन्ह? रिक्त स्थान चिन्ह। लांघव हो गया? हो गया। चलो जी 25 हो गए। अब आ जाओ यहाँ पे, ये थे चिन्हों के नाम। अब इनके जो जो चिन्ह हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना है। निर्देश और डायरेक्शन का जो चिन्ह होता है वो तीर का निशान होता है, एक तो ये वाला। इसके अलावा ये तीर का निशान होता है। इसके अलावा हम 1 2 3 के रूप में, कै ख ग के रूप में डायरेक्शन करते हैं, या ABCD के रूप में हम प्यारे दोस्तों इसको करते हैं। तो निर्देश या निर्देशन होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का इनका जो हम प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं हम हेडिंग के लिए या किसी चीज की डायरेक्शन के लिए। जैसे यू टर्न दिखाना है हमें, तो वो क्या है? निर्देश है या डायरेक्शन चिन्ह है। विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम इस रूप में। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब भी आपको कोई बात नोट करनी हो, जब भी आपको कोई अपना पता या एड्रेस लिखना हो, कम से कम शब्दों में किसी बात का विवरण देने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना है, नोट में पता, कम से कम शब्दों में किसी चीज का विवरण देने के लिए
विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अश्लील, अमर्यादित, असभ्य जो शब्द होते हैं उसमें हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तू है, तो कुत्ता है, कमीना है, बेईमान है, वो जो भी है वो अपने आप समझेगा। तो जो भी अश्लील अमर्यादित शब्द होते हैं जिसका पब्लिक प्लेस में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, सगे संबंधियों के सामने, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, जिन शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, वो गाली गलौच वाले जो शब्द होते हैं उसके लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लांघव जो चिन्ह होता है हमारा, वो लांघव चिन्ह होता है प्यारे दोस्तों ये वाला, जब हम लांग जाते हैं किसी चीज को, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, या फिर यहाँ एमए है, या फिर बीए है। तो इन सब में हम क्या प्रयोग करते हैं, हम लांघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो बिंदी है ना जो नीचे आती है, इसी को हम लांघव कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लांघव कह रहे हैं। इससे डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है, लांघव चिन्ह है। जैसे दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ इस रूप में लिख लेते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्तर प्रदेश, यहाँ पे फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश में। तो ये सब क्या कहलाता है, लांघव कहलाता है, और इनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग करते हैं लिखते समय। आवर्ती चिन्ह क्या होता है, ये वाला चिन्ह है। हम मान के चलो यहाँ आ गया महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी आ गया, और हमें एक बार और लिखना है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम यहाँ प्रसाद द्विवेदी ना लिख के उसमें क्या कर देते हैं, आवर्ती कर देते हैं, उसकी शब्द ना लिख के समय बचाने के लिए आवर्ती चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे चिन्ह हैं जो समय की बचत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। जब भी कहीं गलती हो उसको पूरे को ना काट के अगर हम चिन्हों का प्रयोग कर ले तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या है, हमारा आवर्ती चिन्ह, पुनरावर्ती चिन्ह है, यानी कि चीजों को रिपीट अगर ना करे तो उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, आवर्ती चिन्ह। तुल्यता जो चिन्ह होता है इसको हम बराबर का चिन्ह कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मयंक, मयंक का अर्थ क्या हो गया, मयंक का अर्थ है चंद्रमा। तो इसमें भी हम शाब्दिक अर्थ में भी प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब कई बार हम तुल्यता चिन्ह का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में सेंटेंस के दौरान नहीं करते, वहां हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर इसी बात को मुझे सेंटेंस में कहना हो, रात को मयंक, कोष्ठ में लिखेंगे चंद्रमा दिखाई देगा। तो यहां अब इस मयंक का अर्थ बताना था, तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग कर लिया, कोष्टक का प्रयोग कर लिया। हिंदी में दो ही कोष्टक प्रयोग किए जाते हैं। एक कोष्टक होता है प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हमारा छोटा कोष्टक, ये छोटी डिजिट के लिए आता है। एक होता है बड़ा कोष्टक, ये बड़ी डिजिट के लिए आता है। ये किसके लिए आएगा, ये बड़ी डिजिट का। अगर आपको छोटा ए लिखना है तो छोटा कोष्टक लगाओगे, आपको बड़ा ए लिखना है तो बड़ा कोष्टक। मंझले का प्रयोग केवल और केवल मैथ में होता है, हिंदी में हम इसका प्रयोग नहीं करते, खासकर डिजिट के लिए, उपभेदों को बताने के लिए, और हम इसका छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं। त्रुटि पद, कागपद, हंसपद, विस्मरण पद, ये सारे एक ही है। त्रुटि मतलब जहाँ गलती हो जाए, तो गलती को सुधारने के लिए हम कागपद, हंसपद और विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये एक लेमड़े की आकृति का चिन्ह होता है। जैसे अगर मैं यहाँ प्रयोग करूं, राजा दशरथ के 4 थे। अब गलती हो गई मेरे से कि एक शब्द छूट गया। अब राजा दशरथ के 4 क्या थे, यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा और यहाँ वो शब्द लिखा जाएगा पुत्र। इसको कहते हैं भूल सुधार चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं इसको, भूल सुधार चिन्ह। त्रुटि पद कहते हैं, कागपद कहते हैं, हंसपद कहते हैं। आप गलती क्या करते हो, इसके स्थान पर ये चिन्ह प्रयोग करते हो। ये कोई हिंदी में चिन्ह होता ही नहीं है, ना तो ये होता है ना ये लेमड़े की आकृति का होता है। ये वाली ऊपर की जो आकृति है ये तो बताती है कि ये शब्द यहाँ आएगा, और ये बताती है कि ये शब्द ये है, ये जो नीचे लिखा है।
ऊपर चिन्ह लगेगा तो शब्द ऊपर लिखा जाएगा, नीचे चिन्ह लगाओगे तो शब्द नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद है इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। जब भी कार्य की पूर्णतः समाप्ति हो जाए, सबसे पहले बड़ी लाइन, इसके बाद इससे छोटी लाइन और इसके बाद सबसे छोटी लाइन ऐसे लिखी जाती है। या फिर पहले ये बड़ी लाइन लिखोगे, फिर इससे छोटी और फिर सबसे छोटी लिख के आप इस रूप में प्यारे दोस्तों इसका प्रयोग करोगे। ये दोनों ही चिन्ह, बड़ी लाइन, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, अगर किसी भी किताब के लास्ट पेज पर इनमें से कोई चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है उस किताब में इसके बाद कोई पेज नहीं है। तो हमेशा कार्य की पूर्णता समाप्ति के बाद, इति का मतलब समाप्ति, श्री मतलब आरंभ, जो आरंभ कार्य हुआ था उसकी समाप्ति के बाद ही हम इन दोनों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं हम इति श्री चिन्ह। विसर्ग चिन्ह होता है, बीच में से बिल्कुल प्यारे दोस्तों बंद रहेगा, खाली नहीं रहेगा। हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम प्रातः में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम पुनः में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम पराय में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम दुख में भी करते हैं, एनीथिंग और भी है, इसमें हम इसका प्रयोग हम अतः में भी करते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये है विसर्ग चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार का प्रयोग हम यहाँ संख्या में भी करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग यहाँ स्वयं में भी करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग अभी हमने यहाँ मयंक में भी किया था, अनुस्वार का प्रयोग हम यहाँ सनहार में भी करते हैं, गंगा में और लिंग में भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हलंत चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? हलंत चिन्ह ये आड़ी तिरछी रेखा होती है, अनुस्वार ये वाला चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो इस आड़ी तिरछी रेखा का प्रयोग पाठ्य में होता है, इसी आड़ी तिरछी रेखा का प्रयोग मिट्टी में होता है, वर्ण में किया जाता है, और यहाँ तक कि मूल्यवान में भी हम इसका ही प्रयोग करते हैं। नुक्ता या बिंदु तल, नुक्ता और बिंदु चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? कै ध्वनि के साथ, यहाँ पे ख के साथ, ग के साथ, जय के साथ और फै के साथ। तो इनसे जो हम शब्द बनाते हैं, इससे शब्द बनेगा कमीना, इससे शब्द बनेगा ख्याल या खुशहाल खुशखबरी, इससे शब्द बनेगा गजनी, और इससे शब्द बनेगा नजर, और इससे शब्द बनेगा तफर। तो यहाँ जो ये बिंदी हमने प्रयोग की, इनके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ इनका प्रयोग हम केवल और केवल जो उर्दू अरबी फारसी के शब्द हैं, जिनको हम हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वहीं पर ही इस नुक्ते का या बिंदु तल का प्रयोग किया जाता है, केवल इन 5 वर्णों के साथ। उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं जब ये बिंदी लेफ्ट साइड में नीचे आती है, हिंदी में इसको बिंदु तल चिन्ह कहा जाता है। अर्धचंद बिंदु चिन्ह, तो अर्धचंद बिंदु जो चिन्ह होता है वो हमारा होता है ये हिंदी के जितने भी तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्दों में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आँख है, गांव है, दांत है, अंधेरा है, इन सब में क्या है हम इसका प्रयोग करते हैं। मुंह है, तो इसका मतलब ये मुंह, अंधेरा, दांत, गांव, आँख, ये सारे के सारे क्या है? ये जो ऊंट हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? अर्धचंद बिंदु चिन्ह हैं। ये क्या है? सब अर्धचंद बिंदु चिन्ह हैं, और ये सारे हिंदी अर्थात तद्भव शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्धचंद चिन्ह हमारा अकेला ये वाला चिन्ह होता है बिना बिंदी के। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? अंग्रेजी के शब्दों में होता है। तो जहाँ भी आप इसका प्रयोग कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वे सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी के कहलाएंगे। इसको कहते हैं अर्धचंद, इसमें बिंदी नहीं आती। एक जो अंडरलाइन होती है, चमकीली मोटी रेखा, किसी भी शब्द को हाईलाइट करने के लिए या किसी सेंटेंस में से कुछ वाक्यांश को हाईलाइट करने के लिए जो हम मोटी चमकीली रेखा लगाते हैं, उसको हम रेखांकित या रेखांकन चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है हमारा, और ये कहाँ लगता है? जब कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग करें तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
विषम्य चिन्ह हमारा ये होता है। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो, हर्ष का प्रयोग कर रहे हो, शोक भाव को प्रकट कर रहे हो, ग्लानि या घृणा भाव को प्रकट कर रहे हो, या फिर संबोधन कर रहे हो, तो उन सब कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम किसका प्रयोग करेंगे। उन शब्द कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे घृणा का भाव हो या फिर क्या हो, संबोधन का भाव हो, संबोधन का हो, या फिर स्वीकृति का भाव हो, स्वीकृति का भाव हो, या फिर प्यारे दोस्तों आशीर्वाद का भाव हो। उन सब कंडीशन में हम इन सब के साथ विषम्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम संबोधन चिन्ह भी होता है। क्लियर। तो इसके बाद है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान जो चिन्ह है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स। जब भी आप कहीं पर ये डॉट 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 चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रिक्त स्थान चिन्ह। तो वो क्या कहलाता है हमारा रिक्त स्थान चिन्ह। ये थे हमारे विराम चिन्ह 25। ये क्या थे हमारे विराम चिन्ह। इनमें केवल इतनी ही बात बताना काफी था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 तरह के। अब ये 5 तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको दे देगा इनमें से रिक्त स्थान चिन्ह बताइए कौन सा है। एक चिन्ह ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, ये दे देगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, ये वाला जो डॉट डॉट करके प्यारे दोस्तों आगे बढ़ता है। हमेशा रिक्त स्थान नीचे होता है, सेंटेंस के बीच में नहीं होगा। भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप वहां पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी डॉट 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 स्थित है। क्लियर। आप क्या करते हो, बीच में दे दोगे, नीचे दिया जाता है ताकि हम इस पर अपना क्या लिख ले, उत्तर लिख ले। बीच में दोगे तो ये बीच में दिल्ली कट जाएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो डॉट 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 दे रहे हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिक्त स्थान। तो यानी कि एक तो इसको देखे इनको पूछा जा सकता है, या फिर इनको देखे इसको पूछा जा सकता है। दूसरा आपको ये देगा कि आश्चर्य के लिए, ग्लानि घृणा के मनोभावों को प्रकट करने के लिए, या मनोभावों को, इंसान के, मानव के मनोभाव को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा विषम्य बोधक चिन्ह, क्योंकि ये मानव के मनोभाव है। आश्चर्य है, हर्ष है, अत्यधिक खुशी, शोक है, ग्लानि घृणा है, स्वीकृति, आशीर्वाद, ये मानव के मनोभाव है। तो इंसान के मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विषम्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह दे के इनका नाम दे देगा, ये चिन्ह दे दिया और पूछ लेगा आपसे ये चिन्ह किसका है, विसर्ग का, अनुस्वार का, हलंत का या नुक्ते का। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस में देगा कि यहाँ पे उसने सेंटेंस दे दिया एक, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है आपको ये सेंटेंस दे दिया, मैंने कहा था, फिर लगा हुआ है अर्धविराम, वह कल नहीं आएगा। यहाँ अर्धविराम के स्थान पर किस अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, 4 अव्यय दे देगा, या किस अव्यय के स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मैंने कहा था, अगर हमें ये हटाना है तो हम इसके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, की का। मैंने कहा था कि वह कल नहीं आएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, क्या बोलो, कि सदा सत्य बोलो। तो अर्ध विराम चिन्ह के स्थान पर हम किसी अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं, और अव्यय के स्थान पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न हमारा ये आता है। तो प्रश्न कितने हुए, यानी कि चिन्ह दे के ये पूछ लेना 1, अर्धविराम दे के 4 चिन्ह ऑप्शन में दे देगा, ये पूछ लेना 2। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट का, कि मनोभाव का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से विराम चिन्ह के स्थान पे कौन सा अव्यय प्रयोग होता है, और किस अव्यय के स्थान पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
फिर पूछेगा आपसे 4 स्टेटमेंट कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह से संबंधित सही कथन है। तो वहां आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब इन्होंने प्रयोग किया है प्यारे दोस्तों योजक चिन्ह का, तो वहां क्या देगा, शब्दों की आवर्ती के साथ भी योजक का प्रयोग होगा, अर्धावर्ती के साथ भी होगा, सामासिक पदों में समास वाले पदों में भी होगा, विलोम शब्दों में भी होगा, संयुक्त क्रियाओं में भी योजक का प्रयोग करते हैं। शब्द युग्म बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब कल जो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक होगा रस। कल जो टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक कराएंगे, ये था अगर इसमें से किसी भी विराम चिन्ह में कोई भी आपको गड़बड़ है, इति श्री चिन्ह अर्थात समाप्ति चिन्ह में एक बच्चे को दिक्कत है। इति श्री का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है समाप्त और श्री का मतलब होता है आरंभ। तो आरंभ किए गए कार्य की हमें समाप्ति दिखानी है, तो हम पहले एक बड़ी लाइन खींचेंगे जब भी कार्य समाप्त होगा। अब मान के चलो तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं और आपने पहले वाले क्वेश्चंस को करने के बाद आपने ये चिन्ह लगा दिया, पहले आपने एक बड़ी लाइन, फिर इससे छोटी और फिर इससे छोटी। तो अब एग्जामिनर आपके बाद के 9 क्वेश्चंस चेक नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन के बाद उसको ये संकेत दे चुके हो कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है। तो हमेशा कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद, अगर आपको 10 में से 8 करने हैं तो 8वें के बाद लगाओगे, 10 के 10 करने हैं तो 10वें के बाद आप इस चिन्ह का प्रयोग करोगे। क्लियर। इसके स्थान पे अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे, दूसरा जो चिन्ह है हमारा इति श्री चिन्ह, जिसको हम समाप्ति चिन्ह कहते हैं, एक लाइन खींची बड़ी 0 का निशान, फिर एक लाइन खींची 0 का निशान, फिर इससे छोटी खींची 0, तो ये 3 बार होगा। ऐसे नहीं कि आप 4 या 5 बार कर दोगे। तो ये क्या है, हमारे समाप्ति चिन्ह है। ये क्या है, हमारे समाप्ति चिन्ह है। क्लियर। ये आप ध्यान रखना है। तो ये कहलाए हमारे इति श्री चिन्ह, समाप्ति चिन्ह। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप अपना डाउट, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं विराम चिन्ह से संबंधी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कल जो क्लास हमारी होगी वो उस क्लास में प्यारे दोस्तों हम लेंगे रस वाला टॉपिक। अब 2 टॉपिक हमारे रहेंगे, पहला रहेगा रस, दूसरा रहेगा छंद, क्योंकि अलंकार हम पढ़ चुके हैं और काव्य के ये तीनों टॉपिक अब कराएंगे कंप्लीट। तो यानी कि मंडे को आपकी क्लास होगी और उस क्लास में टॉपिक क्या लेंगे, हम रस वाला टॉपिक लेंगे। आपको बहुत सारी पीडीएफ दे चुके हैं, उसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ थ्योरी के रूप में भी चीजें लिखी हुई है। जैसे क्लास नोट्स हैं उसमें सारी चीजें थ्योरी के रूप में लिखी है। तो अगर मान के चलो कोई टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, मैं चलूंगा अपने हिसाब से जिस तरीके से इनका सबका सिलेबस बनता है और टॉपिक का सीक्वेंस बनता है, मैं उस हिसाब से चलूंगा। यहाँ किसी एक बच्चे के कहने पे कोई टॉपिक पहले या कोई टॉपिक बाद में नहीं कराया जाएगा। जिस हिसाब से टॉपिक का सीक्वेंस बनता है उसी हिसाब से हम चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वे सारे आएंगे, लेकिन समय के साथ साथ आएंगे। तो ये क्या है, रस, और दूसरा क्या है, छंद। तो मंडे को आपकी जो क्लास होगी उसमें टॉपिक लेंगे हम रस वाला टॉपिक। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, बिंदी का प्रयोग जब हम अनुस्वार के रूप में करते हैं तो तत्सम शब्द होते हैं, अड़चन बिंदी के साथ करते हैं तो तद्भव होते हैं, और इसके साथ नीचे कै, खे, गे, जय, फे के साथ करते हैं तो वो उर्दू के शब्द होते हैं। ये और जो बिंदी हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं वो जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण उसी वर्णों के स्थान पे ही होती है। जैसे संजय में बिंदी आई है न के स्थान पे, संविधान में बिंदी आई है मैं के स्थान पे, मंगल में बिंदी आई है घ के स्थान पे, व्यंजन और पतंजलि में बिंदी आई है य के स्थान पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम मंडे को और वो टॉपिक रहेगा हमारा रस। धन्यवाद।